टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान आधुनिक भारत पार्ट 9। सीमावर्ती राजवंशों का उत्थान। पाल वंश। पाल वंश का स्थापना गोपाल 750 से 770 ईस्वी के बीच की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल के पिता का नाम व्याप्यात था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देवपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वह गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परमभट्टारक एवं उत्तरपथ स्वामी की उपाधियां धारण की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था। कन्नौज की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था, जिसमें पाल वंश का नेतृत्व सर्वप्रथम धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल 770 से 810 तक, फिर देवपाल 810 से 850 तक, फिर महीपाल प्रथम 988 से 1038 तक, नेपाल 1038 से 1055 तक और रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी तक। सोठल गुजराती भाषा का प्रसिद्ध कवि 11वीं शताब्दी में हुआ था। उसने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल बौद्ध धर्म का महान आश्रयदाता था। पाल शासकों ने ऐसे समय में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था जब बौद्ध धर्म भारत में पतन हो रहा था। धर्मपाल और देवपाल का बंगाल के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है। देवपाल ने उदंतपुर यानी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार के निर्माण के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल शासकों के शासनकाल में गोड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा की विकास हुआ था। महीपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी में ने कम्बोज वंश से उत्तरी बंगाल जीत लिया, पर 1021 से 25 के बीच राजेंद्र चोर ने उसे पराजित किया और उसके शासन का अंतिम समय में कलचुरी शासक गंगे देव ने उस पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। सामंत वर्ग द्वारा लगातार के विद्रोहों ने पाल वंश के अंत निकट ला दिया था। अंतिम ज्ञात पाल शासक गोविंद पाल था, जिसका उल्लेख 1175 ईस्वी में एक अभिलेख में मिलता है। चक्रपणिदत्त ने चिकित्सा संग्रह और आयुर्वेद दीपिका और बजदत्त ने लोकेश्वर शतक की रचना पाल वंश के शासन काल में ही किया था। पाल शासन काल के विद्वान संध्याकर नंदी ने रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रह की रचना की थी। इस ग्रंथ में पाल शासक रामपाल की जीवन वृत्तांत वर्णित है। सेन वंश सेन नामक सामंत ने राढ़ में सेन वंश की स्थापना की थी। सेन की राजधानी नदिया यानी लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था, जिसने समस्त बंगाल राज्य पर शासन किया था। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन लिखित अद्भुत सागर को पुण्यता प्रदान की थी। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया। बल्लाल सेन 1058 से 1178 ईस्वी तक शासन किया। लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 तक शासन किया। फिर से एक बार विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया। बल्लाल सेन ने 1158 से 1178 ईस्वी तक शासन किया। फिर लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 ईस्वी में शासन किया। लक्ष्मण सेन ने
लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख विद्वान जयदेव इन्हें गीत गोविंद की रचना की, धोई पवन दूतम की रचना की और हलायुद्ध आदि थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में पृथ्वेश्वर मंदिर यानी शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश सेन राजवंश था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे जीता, नष्ट भ्रष्ट किया और इसी के साथ सेन वंश का पतन हुआ। कश्मीर के राजवंश यानी कारकोट वंश। कश्मीर पर पहले कारकोट वंश ने राज किया, फिर उत्पल वंश ने शासन किया और फिर लाहौर वंश ने। दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेम्सवंग ने दुर्लभ वर्धन के काल में कश्मीर की यात्रा की थी। कल्हण लिखित पुस्तक राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कारकोट वंश के राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ, राजपूताना आदि। चीनी वृत्तांतों में दुर्लभ वर्धन को तुलोनपा कहा गया। दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन का पुत्र वो उसका उत्तराधिकारी था। दुर्लभक द्वारा जारी किए अनेक सिक्कों पर उसे श्री प्रताप कहा गया। सिंहासन पर बैठते समय दुर्लभक ने प्रतापदीपत की उपाधि धारण की थी। दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। ललितादित्य मुक्तिपीठ 724 से 770 ईस्वी कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ललितादित्य ने कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया था। परिहासपुर नगर को भी इसी ने बसाया था। जयापीठ विनयादित्य 770 से 810 ईस्वी कारकोट वंश का अंतिम शासक था। 810 ईस्वी में इसी मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश का भी अंत हो गया। क्षीर, उद्भट, दामोदर गुप्त आदि जयापीठ के दरबार में विद्वान थे। उत्पल वंश कारकोट वंश के पश्चात कश्मीर पर उत्पल वंश का राज हुआ। अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी अवंती वंश ने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने सुइयापुर यानी आधुनिक सोपारा नामक कस्बे को भी बसाया था। अवंती वर्मन के दरबार में रत्नाकर एवं आनंदवर्धन नामक कवि थे। अवंती वर्मन के अभियंता यानी सुई ने सिंचाई हेतु उत्कृष्ट नहरों का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन 885 से 902 ईस्वी में हुआ। शंकर वर्मन ने दरबा बिसार यानी तिरगत और गुर्जर को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोपाल वर्मन 902 से 904 शंकर वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ। उसके शासनकाल में चारों ओर अशांति व अव्यवस्था फैल गई। गोपाल वर्मन के बाद उत्पल वंश का शासक हुआ यस्कर, पूर्वगुप्त, सेमागुप्त और राजकुमारी दिदा। 939 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में जन्मे यस्कर ने कश्मीर में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। यस्कर 939 ईस्वी ने कश्मीर में शांति बहाल की। यस्कर की मृत्यु के बाद 948 ईस्वी में यस्कर का मंत्री पूर्वगुप्त गद्दी पर बैठा। पूर्वगुप्त एक वर्ष के शासन के बाद 950 ईस्वी में उसका पुत्र सेमागुप्त कश्मीर की राजगद्दी पर बैठा। सेमगुप्त के बाद उसकी पत्नी रानी दिद्धा ने 980 ईस्वी में शासन संभाला। रानी दिद्धा एक कुशल शासिका थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने 50 वर्षों तक शासन किया। रानी दिद्धा की 1003 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके भतीजे संग्राम राज ने कश्मीर में लाहौर वंश की स्थापना की। लाहौर
लाहौर वंश का शासक संग्राम राज 1003 ईस्वी में किया था। संग्राम राज का उत्तराधिकारी अनंत हुआ। अनंत ने अपने शासनकाल में सामंतों के विद्रोहों को शक्ति से और सफलतापूर्वक कुचला था। अनंत की पत्नी सूर्यमती शासन कार्यों में उसकी मदद करती थी। अनंत का उत्तराधिकारी कलश कमजोर शासक हुआ। कलश का उत्तराधिकारी हर्ष उसका पुत्र था। हर्ष स्वयं कवि था और कई भाषाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का दरबारी कवि था। कल्हन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी नामक पुस्तक है। हर्ष कश्मीर का नीरो कहा जाता था। 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी गई। जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह लाहौर वंश का अंतिम शासक था। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी जय सिंह के शासनकाल में ही पूर्ण हुई। कामरूप असम का बर्मन वंश। पुष्प बर्मन कामरूप के बर्मन वंश का संस्थापक था। पुष्प बर्मन समुद्रगुप्त के समकालीन था। आधुनिक असम राज्य को पूर्व में कामरूप और प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था। पुष्पपुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी। भूति बर्मन के शासन काल में कामरूप एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। स्थित बर्मन भूति बर्मन का उत्तराधिकारी था। स्थित बर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। भास्कर बर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। वह हर्षवर्धन का समकालीन था। पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन ने समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया। इसी के साथ कामरूप के बर्मन वंश का अंत हो गया और कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। राजपूत राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रतिहारों को ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। प्रतिहार मंदौर के मूल निवासी थे। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम भारत में अपना प्रभाव जमाने से रोके रखा। नागभट्ट प्रथम के बाद के शासक ककुक और देवराज कमजोर शासक सिद्ध हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे बतसराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, राजपाल आदि। मिहिर भोज 836 से 889 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज थी। मिहिर भोज ने आदि 12 की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि उसने विष्णु के सम्मान में धारण किया था। वह विष्णु भक्त था। देवराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बतस राज 778 ईस्वी में शासक बना, जो एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। बतस राज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी तक बना। इसे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। यशपाल 1037 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में लगभग 300 तक अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा था। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इस वंश के प्रतापी शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में के मध्य दिल्ली नगर बसाया था। गढ़वाल यानी राठौर राजवंश। चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश का संस्थापक था। चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश का संस्थापक था। चंद्रदेव की राजधानी वाराणसी काशी थी। चंद्रदेव 1080 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक शासन किया। गढ़वाल वंश को राठौर वंश भी कहा जाता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का महान ज्ञाता पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल या राठौर वंश का प्रमुख शासक मदन चंद्र 1104 से 1114 तक, फिर गोविंद चंद्र 1114 से 1154 तक, फिर विजय चंद्र 1155 से 1170 तक, फिर जय सिंह
1170 से 1194 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का महान ज्ञाता पंडित था। उसने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल नरेशों को काशी नरेश कहा जाता था। गोविंद चंद्र ने पूर्वी मालवा को जीता था। उसने चंदेलों और कलचुरियों को भी पराजित किया था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी भी इसने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था, जो चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान से युद्ध में हार गया और पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर स्थल से अपहरण कर लिया था। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष रहता था। श्रीहर्ष ने नेषद चरित्र की रचना की थी। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। चहमान वंश या चौहान वंश वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। अजय द्वितीय नामक चौहान वंशीय शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसने उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर उसने सुंदर महल एवं मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव 1153 से 1163 ईस्वी तक इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। वह एक महान कवि और लेखक था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। नोट: कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरू में एक विद्यालय था। इस विद्यालय को विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जो 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। वह अंतिम स्वतंत्र चौहान वंश का शासक था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। उसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हरा दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर मार डाला और तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार की बदला ले लिया। मालवा का परमार वंश मालवा का प्रदेश परमार वंश के राजाओं का शासन क्षेत्र था। उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो कालांतर में धारा मध्य प्रदेश में स्थानांतरित हो गई। बागपति मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय तथा चालुक्य राजा तेलव द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। बागपति मुंज 973 से 995 ईस्वी तक ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय तथा चालुक्य राजा तेलव द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। मुंज ने तेलव को 6 बार युद्धों में पराजित कर 7वीं बार के युद्ध में उसे बंदी बनाया, फिर उसकी हत्या कर दी। बागपति मुंज का शासनकाल परमारों के लिए गौरव का काल माना गया। मुंज ने श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां धारण की थी। मुंज के दरबार में धनिक, पद्मगुप्त और धनंजय आदि विद्वान थे। धनिक ने यशोरूप पावलोक, पद्मगुप्त ने नवशासांक चरित्र और धनंजय ने 10 रूपक की रचना की थी। राजधानी जो था में मुंज ने अपने नाम से मुंज सागर नामक एक तालाब का निर्माण करवाया था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज शासनकाल है, जिसका शासनकाल 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहा।
वह विद्वान था। उसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक एक झील का निर्माण करवाया था। उसने भोजपुर नगर को भी बसाया था। सिंधु राज्य परमार वंश का अन्य प्रमुख शासक था। राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। अपनी राजधानी में राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में उसने एक संस्कृत विद्यालय भी खुलवाया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। पूरे देश में इस नगरी का तब प्रतिष्ठा थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। राजा भोज ने स्वयं भी साहित्यिक रचना की थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रमुख है कुरुम्ब शतक, सिंगार मंजरी। भोज के पश्चात जय सिंह, लक्ष्मण देव, जगदेव, नरबर्मन, यशोबर्मन, जयवर्मन, बिंदवर्मन, सुभटवर्मन इस वंश का शासक हुए। परमार वंश के बाद मालवा पर तोमर वंश का, फिर चौहान वंश का शासक रहा। 1279 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। फिर चंदेल वंश के शासकों का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड था। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के राज्य का इतिहास शुरू हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक ननकू चंदेल था, जो 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। पहले इस वंश की राजधानी मोहबा यानी कलिंजर था, जो बाद में खजुराहो हो गई। चंदेल वंश के प्रमुख राजा धंग, गंड, विद्याधर आदि हुए। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। धंग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। धंग ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण राजा धंग ने ही करवाया था। यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतिमान है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र व सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन हुआ। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उसने एक विष्णु की प्रतिमा बलपूर्वक ली और खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवा दिया। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने 999 ईस्वी में करवाया था। धंग ने शिव की आराधना करते हुए गंगा यमुना के संगम में अपने शरीर का त्याग किया था। धंग के बाद उसका पौत्र विद्याधर राजा बना, जिसने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का बिना सामना किए आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर एकमात्र भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनी का महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक डटकर सामना किया था। विद्याधर के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 2 बार आक्रमण किया था, जिसका उसने डटकर मुकाबला किया। फलस्वरूप विद्याधर और महमूद गजनबी में शांति समझौता कायम हो गया। कीर्तिवर्मन चंदेल वंश का एक प्रमुख और प्रभावी शासक था। उसने मोहबा के पास किरत सागर नामक एक झील बनवाया था। कीर्तिवर्मन के दरबार के विद्वान कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल अथवा परमदीप यानी परमल के दरबार में 2 बहादुर सेनानायक अल्लाह एवं उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में अल्लाह एवं उदल बहादुरी के साथ मुकाबला करते अपने प्राण निछावर कर दिए थे। 1202 ईस्वी में जब परमादिदेव ने कुतुबुद्दीन ऐबक
की अधीनता स्वीकार कर ली तो उसके मंत्री अजय देव ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ चंदेल वंश का अंत हो गया। सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य शासक। मूलराज प्रथम 942 से 995 ईस्वी तक मूलराज प्रथम सोलंकी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी अहिंद बाड़ा थी। इस वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, कर्ण, जय सिंह, सिद्धिराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय आदि। मूलराज प्रथम शैव धर्म को मानने वाला था। भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। बिमल भीम प्रथम का सामंत था। उसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहता था। जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर की थी। जय सिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था। सोलंकी वंश के शासनकाल में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कुमारपाल हुआ। कुमारपाल जैन मत का अनुयायी था। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय को मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 1187 ईस्वी में पराजित किया। लवन प्रसाद नामक भीम द्वितीय के एक सामंत ने गुजरात राज्य में बघेल वंश की स्थापना की। कर्ण द्वितीय बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक था। कर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का डटकर सामना किया था। कलचुरी वंश या चेदी वंश। कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। कोक्कल ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अन्य नाम कलचुरी व करचुरी है। चेदी प्रदेश पर शासन करने के कारण इस वंश का नाम चेदी वंश भी पड़ा। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। गंगेय देव इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने विक्रमांक द्वितीय की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में जब स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो गए तो गंगेय देव ने इन्हें फिर से प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सर्वाधिक महान शासक कर्णदेव था। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। सारसाजून इस वंश का आदि पुरुष था। 1212 ईस्वी में इस वंश के शासन का अंत हो गया। विजय सिंह कलचुरी इस वंश का अंतिम शासक था। चंदेल वंश के शासन त्रिलोक्य वर्मन ने उसे पराजित कर त्रिपुरी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसी के साथ कलचुरी वंश का अंत हो गया। सिसोदिया वंश के शासकों को सूर्यवंशी नाम से ख्याति प्राप्त थी। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। सिसोदिया वंश के परम प्रतापी राजा महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हुई हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर की सेना के सामने टिक नहीं पाए। यद्यपि उनकी सेना ने उनके नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से मुस्लिम सेना का सामना किया था। पराजित होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक हुए राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। सन 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का
युद्ध हुआ था। मुस्लिम आक्रमणों ने कालांतर में सिसोदिया वंश का अंत कर दिया। हैंसोंग चीन देश से भारत की यात्रा पर आया था। वह महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बेहद प्रभावित था। उसने हर्ष के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। 29 वर्ष की अवस्था में हैंसोंग 629 ईस्वी में अपना यात्रा प्रारंभ की थी। वह कन्नौज का शासक हर्ष के निमंत्रण पर उसके राज्य में लगभग 8 वर्ष 635 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा था। जब हैंसोंग 16 वर्ष भारत में रहकर 645 ईस्वी अपने देश लौट रहा था, तब वह अपने साथ भारत से 150 बौद्ध अवशेषों के कण, सोने, चांदी एवं संदल से बनी बुद्ध की कुछ मूर्तियां और लगभग 650 पुस्तकों की पांडुलिपियां भी अपने साथ चीन ले गया। फाहियान भी चीन देश का निवासी था। उसका जन्म चीन के बुयांग नामक स्थान पर हुआ था। वह भी बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। 399 ईस्वी में उसने अपने कुछ दोस्तों चिंग, ताओ चेंग, हुईबेंग के साथ भारत यात्रा प्रारंभ की थी। उसकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत की संस्कृति, धार्मिक व सामाजिक चेतना से परिचित होना था और साथ ही बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना पाना था। वह 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इस प्रकार उसने 15 वर्षों तक भारत में प्रवास किया। यहाँ उसने अपना समय मुख्यतः अध्ययन में बिताया। 3 वर्षों तक उसने पाटलिपुत्र में संस्कृत साहित्य के अध्ययन किया और अपने देश लौट गया। मेगास्थनीज। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बतौर यूनानी राजदूत भेजा था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उसने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को पालिमबोथरा नाम से संबोधित किया था। भारत में राजदूत बनने से पहले वह एराकोसिया के स्वतंत्र सिवाइट्रियोस के दरबार में महत्वपूर्ण अधिकारी के पद पर था। भारत में लिखित अपनी इंडिका नामक पुस्तक में उसने भारत की तत्कालीन परंपराओं, रीति रिवाजों व सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया, जो भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारत यहाँ खत्म हो गया। अब मध्यकालीन भारत देखेंगे। थैंक यू।